आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है 3 है, सिविल प्रोसीजर कोड और ऑफिशियल लेक्चर नंबर 208 है। वैसे तो हम सेक्शन, धाराएं और ऑर्डर को साथ साथ पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनको अकेले भी बताना पड़ेगा आपको। जैसा कि सर्वविदित है कि धारा नंबर 1 जो होती है एक्ट की, कोड की, वो एक्ट का नाम, नंबर, कब लागू हुआ, इससे संबंधित होती है। तो इसकी जो धारा 1 है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड दिस एक्ट में बी cited as a code of civil procedure code 1908. It shall come into force on the 1st January 1909. It extends the whole of India except the state of Nagaland and tribunal areas. इस तरीके धारा 2 आती है। धारा 2 आपको डेफिनेशंस बताती है। डिक्री की क्या डेफिनेशन है, डिक्रीदार कौन है, जिला क्या है, विदेश न्यायालय क्या है, विदेश निर्णय क्या है, न्यायाधीश क्या है, निर्णय क्या है, निर्णित विधिक व्यक्ति कौन है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, पब्लिक सर्वेंट कौन है, पब्लिक ऑफिसर कौन है, इस तरह की बातें बताती है। मैं समझता हूं कि यू ऑल ऑफ और लॉ स्टूडेंट हो, तो इसमें मैं आपका समय ना खराब करते हुए मैं मतलब की बात पर आऊं तो ज्यादा सारगर्भित और उचित होगा। मैं आपका टाइम खराब करूं, मैं यहां बस आपको एक छोटा सा धारा 2 में एक वर्ड आता है, कई बार उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, बस उसको बता दूं आपको। डिक्री अज्ञप्ति से ऐसे न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जो कि वाद में के शब्द या किसी विवादास्पद विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को वहां तक निश्चित रूप से अवधारित कर देता है। अर्थात अगर कोई अधिकार है तो उसको पूर्ण रूप से जो डिसाइड करने वाला फैक्टर है, जजमेंट, न्याय निर्णय, वो जो है निश्चयात्मक जो डिसाइड करता है, दैट इज कॉल्ड डिक्री। जहां तक कि उसके अभियुक्त करने वाले न्यायालय का संबंध है, वह प्रारंभिक और अंतिम भी हो सकता है। ये 2 पार्टों में होती है। जहां कुछ करने के लिए बाकी रह जाता है वहां प्रारंभिक है, और जहां अंतिम है तो अंतिम है ही। तो यहां जो किसी राइट्स को पूर्ण रूपेण से डिसाइड कर सके, ऐसी उसको अर्थात निश्चयात्मक डिसाइड करे पक्षकारों के अधिकारों को, वो जो है अज्ञप्ति कहलाती है। और जबकि आदेश में ऐसा नहीं है, आदेश पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूपोण अवधारण कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो डिक्री जो है फाइनल अधिकारों के बारे में निर्णय देती है, आदेश में ऐसा नहीं होता है। अज्ञप्ति प्रारंभिक भी हो सकती है और प्रारंभिक होती है और होती है या अंतिम, प्रारंभिक हो सकती है या अंतिम हो सकती है। लेकिन ऑर्डर जो होता है ऐसा कुछ नहीं होता। ऑर्डर में अज्ञप्ति के खिलाफ अपील की जा सकती है, लेकिन सारे जो ऑर्डर हैं उनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। कुछ ऑर्डर इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स होते हैं तो वो चैलेंज नहीं होते हैं। मतलब ऑर्डर जो है सारे चैलेंज नहीं किए जा सकते। कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं कि बहुत जो है प्रत्येक आदेश जो है अपील योग्य नहीं होता। केवल वे ही आदेश जो धारा 104 एवं आदेश 43 के नियम 1 में उल्लिखित है अपील योग्य होते हैं। अज्ञप्ति के विरुद्ध विधि के किसी
प्रश्न पर उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील की जा सकती है। तो ये जो डिक्री है, ये किसी अधिकार को निश्चयात्मक रूप से डिसाइड करती है। और उसके बाद में डीम डिग्री भी होती है। अच्छा, डिक्री होल्डर, उसे आज्ञप्तिधारी कहते हैं। जिला, जिले से मतलब डिस्ट्रिक्ट से मतलब होता है, जो अपना क्षेत्र लिए हुए होता है। जिले में वैसे बाउंड्रीज तो कोई दीवारें तो खींची नहीं जाती हैं, लेकिन इतना डिमार्केशन होता है रिकॉर्ड्स में कि ये यहां से यहां तक का इलाका इसमें लगता है। विदेशी न्यायालय से मतलब इंडिया से बाहर के न्यायालयों से है। और विदेशी निर्णय भी उन्हीं न्यायालयों से आए गए निर्णय से अर्थ लिया जाएगा। सरकारी अधिवक्ता से मतलब यह है जिसको धारा 2 उप सबसेक्शन 7 में सरकार द्वारा सरकार के हित हेतु नियुक्त किया जाता है, वो सरकारी अधिवक्ता कहलाते हैं। ये सहायक सरकारी अधिवक्ता होते हैं और बड़े वरिष्ठ भी होते हैं। सरकारी भी होते हैं, मतलब सहायक सरकारी अधिवक्ता या विशेष सरकारी अधिवक्ता भी कहलाते हैं। न्यायाधीश से यहां अर्थ जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर से है, जो कि सिविल न्यायालय का वर्क देखते हो, उनके लिए है। जजमेंट, निर्णय से अभिप्राय एक अज्ञप्ति या आदेशों के आधार पर न्यायाधीशों द्वारा दिए गए कथन से ही मतलब लिया है, निर्णय से। इसी तरीके से कुछ डेफिनेशन और दी गई हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब जो चीज चल सकती है, या जैसे खेत में खड़ी हुई फसल, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी में ही आती हैं। और जो जमीन से जुड़ी हुई संपत्ति है, जो मूवमेंट नहीं कर सकती, वो वैसी आती है। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर मतलब सरकारी कर्मचारियों से है, यहां मतलब निकाला जाएगा। और नियम जैसा कि इस किताब में दिए गए हैं। ये फॉर्मल सी डेफिनेशंस थी इसकी, जो आपको समझना जरूरी था। अब मैं धारा 2 के बाद में अब मैं मतलब की बात पाता हूं, जो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है। ये छोटी छोटी बातें आप खुद भी देख सकते हो, उसको मेरा उद्देश्य नहीं था, इसीलिए मैंने उसमें ज्यादा अपना टाइम भी नहीं खराब करा। मेरा लेक्चर 9.3 जो है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोड्स, एप्लीकेशन ऑफ कोड, जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग टू सबऑर्डिनेशन ऑफ कोड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कोड्स। सेक्शन 3 सीपीसी। सर्वोच्च न्यायालय नंबर 1 उच्चतम न्यायालय होता है, उसके नीचे उच्च न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय से और मतलब अधीनस्था में अवर श्रेणी न्यायालय होते हैं, और उसके बाद लघुवाद न्यायालय आते हैं। उच्च न्यायालय जिला न्यायालय अधीन होता है उच्च न्यायालय के। अवर श्रेणी न्यायालय अधीनस्थ होता है जिला न्यायालय के, लेकिन प्रशासनिक रूप से। आगे क्लियर करूंगा इसको आपको। लघु विवाद न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से जिला न्यायालय के अधीन होता है। तो श्रेणी समझ लें, जो सबसे ऊपर है वो ऊपर ही है, उच्चतम न्यायालय। उसके बाद उच्च न्यायालय,
जिला न्यायालय और अवर श्रेणी न्यायालय और लघुवाद न्यायालय। इसी श्रेणी में इनकी अधीनस्था है, एक दूसरे के नीचे अंडर में आते चले जाते हैं। इसके अलावा भी और भी न्यायालय हैं। यहां हम बात कर रहे हैं केवल सिविल कोर्ट्स की, जो सिविल से संबंधित मामले देखते हैं। एक न्यायालय और है जिसको हम राजस्व न्यायालय कहते हैं। यह भी एक प्रकार से व्यवहार न्यायालय ही माना गया है। ये कृषि से संबंधित विवादों को देखते हैं। राजस्व न्यायालय अर्थात रेवेन्यू की कोर्ट कहलाती हैं। अधिकतर इनको तहसीलदार और डीएम लेवल से इनका संचालन किया जाता है। जिलाधीश का न्यायालय एक सिविल कोर्ट है। जिलाधीश का न्यायालय, जिलाधीश से मतलब कलेक्टर साहब का न्यायालय। जिलाधीश का न्यायालय तो जिलाधीश तो एक्चुअली क्या कई बार कंफ्यूजन होता है, एक जगह बोल देते कलेक्टर और वो भी अपने को जिलाधीश ही लगाते हैं। डीएम की कोर्ट होती है और एक ये यहाँ जिलाधीश का न्यायालय जो है एक सिविल कोर्ट होती है। आप इसको इतना ही समझें। क्योंकि कई बार इसमें गड़बड़ हो जाती है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है या अवर जिला जज न्यायालय प्रशासनिक दृष्टि से जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ हो सकता है धारा 3 के अर्थों में। अदरवाइज वो पावर जो यूज करते हैं कोर्ट में बैठ के वो इक्विवेलेंट यूज करते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में वो उनके अधीन है। अदरवाइज वो उनकी जो अपीलें हैं, सुनवाई का अधिकार सीधा उच्च न्यायालय होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की। एडीजे स्वयं अपने आप में डीजे का एक अभिन्न अंग है। देखिए वो तो होता है डिस्ट्रिक्ट जज, वो होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अर्थात एडिशनल वही व्यक्ति तो होगा जो वर्क ज्यादा होने की वजह से वर्कों का विभाजन करके एडिशनल को दे दिया जाता है। लेकिन पावर सारी वो यूज करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं, वो एडिशनल जज यूज करते हैं। न्यायाधिकरण न्यायालय नहीं होता, उन पर न्यायालय का आवरण रहता है। न्यायाधिकरण जो है वो न्यायालय नहीं होते, उन पर न्यायालय का केवल आवरण रहता है। तो मैंने यहां आपको बताना पड़ा राजस्व न्यायालय, जिलाधीश का न्यायालय, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और ईडीजे। इक्विवेलेंसी बताई इनका कि किस तरीके से ये इक्विवेलेंट होते हैं, ये आपको मैंने बताने की कोशिश की। तो अब आप यहां ही समझें आपके कौन सा न्यायालय ऊपर, कौन सा उसके नीचे, कौन सा उससे नीचे, कौन सा उसके नीचे, कौन सा सब नीचे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कौन सा निर्णय जब किया जाता है। देखिए जब बड़ी कोर्ट निर्णय करती है तो उसकी अधीनस्थ कोर्ट को उस निर्णय को मानना पड़ता है। एक नियम है जुडिशरी का। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट करेगी उसको मानने के लिए उच्च न्यायालय बाध्य है और जिला न्यायालय मानने को बाध्य है। लेकिन जिसको उच्च न्यायालय निर्णय को करता है उसको मानने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं होता, बल्कि जिला न्यायालय मानने को उसको बाध्य होते हैं। क्लियर है? इसी को जरा सा समझाने की कोशिश मैं करूंगा अपना। सुप्रीम कोर्ट की खासियत ये होती है कि वो अपने निर्णय से बाध्य नहीं होती। कई बार उसके विचार निर्णय बदल भी सकते हैं। उन परिस्थितियों में क्या निर्णय दिया गया है, कई बार ये परिस्थिति बस डिपेंड भी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट किसी की अधीनस्थ नहीं है, उसके निर्णय
अपनी मर्जी के हैं, समय की आवश्यकता के हैं, और जो बेंच बैठी है उसकी मर्जी है किन परिस्थितियों में वो क्या उचित समझती है। तो ये तो रही सर्वोच्चतम न्यायालय की बात। अब दूसरी बात करते हैं। जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया उसे सारी नीचे की कोर्टें मानेंगी। जो निर्णय हाई कोर्ट के अंदर होता है और उसे सिंगल जज की बेंच डिसाइड करती है, सिंगल जज डिसाइड करता है हाई कोर्ट का निर्णय, उसको नीचे की लोअर कोर्ट तो मानेंगी, लेकिन उसी हाई कोर्ट का दूसरा जज मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन यदि निर्णय फुल बेंच ने किया है या डबल बेंच ने किया है तो वो मानने योग्य होगा, विचारणा होगा, सिंगल जज का नहीं होगा। लेकिन सिंगल जज का निर्णय अन्य नीचे वाली कोर्टों के लिए मान्य होगा। हाईकोर्ट का निर्णय जिला न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। जब अपनी उच्च न्यायालय का निर्णय ना हो, मान लो हम यूपी में रहते हैं, हमें कोई साइटेशन दिखानी है अपने मेरठ के जिला जज को, लेकिन इलाहाबाद न्यायालय का कोई निर्णय इस पर नहीं है, तो हम पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, इनके निर्णय भी दिखा सकते हैं और वो बाध्यकारी हैं, माने जा सकते हैं जब हमारी कोर्ट का नहीं है। लेकिन यदि हमारी हाई कोर्ट का कोई निर्णय है, यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो मेरठ में वो माना जाएगा पहले, दूसरी का नहीं माना। नहीं, हम बिल्कुल एक एक स्टेप को समझते चले, सारे स्टेप में एकदम घुसेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। राजस्व न्यायालय में सीपीसी लागू होती है। राजस्व न्यायालय का जो प्रोसीजर चलता है रेवेन्यू कोर्ट्स का, उसके अंदर सीपीसी के उपबंध लागू होते हैं। लेकिन चकबंदी का जो न्यायालय होता है ये सिविल न्यायालय नहीं होता। कारण क्योंकि इसका काम एक बंदोबस्त करना, केवल कृषि भूमि के विकास करने का काम है, इसका कृषि भूमि का विकास का काम है, इसका वो काम नहीं है, इसलिए न्यायालय नहीं कहलाता ये, बस खाली न्यायालय इसके पीछे लगा हुआ है। रेवेन्यू कोर्ट पर सीपीसी लागू होती है उन परिस्थितियों में यदि राज्य सरकार ने इस विषय में कोई विधि नहीं बनाई है कि रेवेन्यू कोर्ट कैसे चलेंगी। तो रेवेन्यू कोर्ट अगर विधि है राज्य की तो उनसे चलेंगी, अदरवाइज वो सीपीसी से गवर्न होगी। जो न्यायालय मैंने आगे बताए थे उन्हीं न्यायालयों के क्रम में आप दो बातें और ध्यान रखें। एक सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन भी होते हैं। ये इनका क्षेत्राधिकार आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर होता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां 25,000 रुपए तक के जो वाद हैं वैल्यूएशन के, वो जूनियर डिवीजन में चलते हैं और 25,000 से ऊपर तक के सीनियर डिवीजन में कर सकते हैं, चलते हैं। ये एक लिस्ट होती है जो न्यायपालिका से आप प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि मुकदमा कहां दायर किया जाएगा। वो अपने अपने हिसाब से बनाया जाता है, हर स्टेट में अलग अलग होती है। या मैं कुछ बता दूं, आपकी स्टेट में कुछ और होगी, मेरा बात पकड़ी जाएगी। तो यहां मैंने बताने की कोशिश की कौन कौन से न्यायालय किस क्रम में किसके आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं। ये बात आपको मैंने बताई। ये 3 से लेकर 8 तक के उपबंधों में बताई जा रही है आपको। 3 से लेकर 8 तक के सेक्शंस है, इनमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं।
और जिला जज बता दिया, लघु वाद न्यायालय आपको मैंने बता दिया। अब सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, ये भी मैंने बता दिया। ये जिला स्तर पर पाए जाते हैं सब। अब आते हैं, बात करते हैं धारा 6 की। धारा 6 क्या कहती है? कोई न्यायालय केवल उन्हीं वादों पर क्षेत्राधिकार रखेगा जिसकी विषय वस्तु की रकम या उसका मूल्य स्वयं अपने आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं से अधिक न हो। तो किस स्टेट में कितनी रकम का क्षेत्राधिकार किस सिविल जज को दिया गया है, इस विषय को देखकर मुकदमा दायर किया जाएगा, ऐसा धारा 6 कहती है। अर्थात ये आर्थिक मूल्यांकन को दर्शाती है, जिस पर कोर्ट फीस ली जाएगी, कोर्ट फीस लेगी। धारा 7 प्रांतीय लघुवाद न्यायालयों पर सीपीसी की प्रयोज्यता स्पष्ट करती है। धारा 7, ये मेरे पास देखिए एक्ट है, धारा 7 निकाल लेते हैं इसमें से। देखिए इससे समझ नहीं आ पाएगा आपको। The following provisions shall not extend to the court constituted under the Provisional Small Causes Code 1887 or under the Barar Small Cause Law 2005 or the court exercising the jurisdiction of the court of small causes under the said act or law, or the court in any part of India to which the said act does not extend, exercise or corresponding jurisdiction to the said suits. तो ये लघुवाद न्यायालय के लिए धारा 7 एक्सप्लेन करती है इसमें सीपीसी के भी कुछ अंश लगते हैं, और नहीं तो इनके जो 2 एक्ट हैं, प्रांतीय लघुवाद अधिनियम 1887 और बरार लघुवाद विधि, ये इनके अंतर्गत गठित किए गए न्यायालय हैं। लेकिन ये सीपीसी के उपबंधों को भी मानते हैं, और ये लघुवाद न्यायालय प्रोमिसरी नोट, बॉन्ड्स, इससे संबंधित मामलों को निस्तारित करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा जुरिडिक्शन से रिलेटेड। हम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर बात कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो इसमें टाइम रह नहीं गया और ये टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा फिर। तो क्षेत्राधिकार के लिए हम अगला लेक्चर रखेंगे। इस लेक्चर में हम एक बार रिपीटेशन कर देते हैं आपको, वो आपके लिए आसानी हो जाएगा। इसको मैं एक बार आपको जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको समझाता हूं। उच्चतम न्यायालय पर नहीं जाता अभी मैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ में जिला न्यायालय होगा। जिला न्याय के अंतर्गत अवर श्रेणी न्यायालय होंगे और वहां पर लघुवाद न्यायालय भी होगा। वहीं पर सिविल जज फर्स्ट डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन भी होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से लघुवाद न्यायालय और अवर श्रेणी न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर आएंगे, लेकिन अन्यथा लघुवाद न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अंडर आएगा
और अवर श्रेणी न्यायालय भी जिला न्यायालय के सॉरी हाई कोर्ट के अंडर में आएगा। कारण क्या है, जिला न्यायालय एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, बाकी उनकी जो पावर्स दी गई हैं वो वही वाली पावर्स यूज करते हैं जो कि ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यूज करते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का ही एक अंग होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के मामले में थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये बात आपके जहन में बैठ गई होगी और आ गई। इस न्यायालय के अलावा एक कोर्ट एक होती है जिन्हें कोर्ट ऑफ रेवेन्यू कहते हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब संचालन करते हैं, अर्थात आईएएस ऑफिसर करते हैं, और उनके नीचे तहसीलदार या उप जिलाधिकारी वो भी ऐसी अदालतों का संचालन करते हैं। तब ये जब तहसीलदार करती है वो तो राजस्व न्यायालय कहलाते हैं, उनमें तहसीलदार उनको देखते हैं छोटे केसेस को, कुछ जिला उनकी अपीलें वगैरह जिला मजिस्ट्रेट साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब भी सुनते हैं, और कमिश्नर साहब तक भी, एक कमिश्नर साहब की भी कोर्ट होती है, उसके अंदर कमिश्नरी होती है, उसमें भी ये सुनवाई होती है। तो ये रेवेन्यू कोर्ट्स होती है, इनमें भी सिविल प्रोसीजर कोड ही लागू होता है। तो ये मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की। और यहां निर्णय की बात है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय सभी जिला न्यायालयों पर लागू होते हैं। उच्च न्यायालय के जो निर्णय है वो जिला न्यायालय में लागू होते हैं, और जिला न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो अपने क्षेत्राधिकार में ही लागू होते हैं, बाकी कहीं लागू नहीं होते, ना ही वो साइटेशंस का आधार होते हैं। जहां अपने उच्च न्यायालय का निर्णय ना हो तो वहां जिला न्यायालय दूसरे प्रदेशों के उच्च न्यायालय के निर्णयों को मानता है। कहने का मारूज यही होगा, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं सब जिला न्यायालय साइटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके अधीनस्थ हैं, उनके निर्णयों को मानने के लिए बाध्य हैं, जब तक कि अपनी स्टेट का न्यायालय उस पर कोई निर्णय देता है। अर्थात निर्णय कहीं भी हुआ हो अच्छा है तो सब न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर पर माना जाएगा। हाई कोर्ट का निर्णय, वो चाहे कोई भी हाई कोर्ट है। तो ये हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं जिन पर साइटेशंस बनती हैं उसके बारे में मैंने बताया आपको, और जो उच्चतम न्यायालय डिसाइड करता उसके क्षेत्राधिकार के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। ये था मेरा टॉपिक था न्यायिक निर्णयों की बाध्यता। ये जरा से मैं आपको बता दूं, ये दिया कहां गया है, ये देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई बताया जा रहा तो कोई बाहर से। ये सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट तो सेक्शन 3 था, तो उसी हिसाब से मैंने आपको बता भी दिया कि वो निर्णय किस उसमें बाध्यकारी होंगे। अब राजस्व न्यायालय में भी सीपीसी लागू होती है। चकबंदी न्यायालय नाम के न्यायालय हैं, लेकिन वो कृषि भूमि, ये राजस्व न्यायालय की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि ये कृषि भूमि के विकास की बात करते हैं। सीपीसी रिवेन्यू कोर्ट पर लागू होती है, लेकिन तब जब राज्य सरकार ने कोई प्रोसीजर ना बना रखा हो। अगर राज्य सरकार का कोई प्रोसीजर बनाया हुआ नहीं है तो सीपीसी एप्लीकेबल होती है, ये नियम है। सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन होते हैं। उनका जुरिडिक्शन आपको कोर्ट से रिकॉर्ड लेकर मालूम कर सकते हैं कि कौन सा वहां किस जिले में किसका क्षेत्राधिकार है, कितने रुपए तक का है। इनका पैसे के हिसाब से वैल्यूएशन होता है कि 25,000 तक के मुकदमे ये देखेंगे, या 25,000 से ऊपर के या लाख रुपए के बाद से 10 लाख तक का कौन देखेगा,
50 लाख का कौन देगा, करोड़ का कौन देगा, इस तरीके से क्षेत्राधिकार होता है। हर स्टेट में अलग अलग है। मैं यहां बताऊंगा, कन्फ्रंटेशन की बात होगी, नहीं बताता है। धारा 6 न्यायालय की विषय वस्तु के बारे में और उसके मूल्य के क्षेत्राधिकार के बारे में, कि मूल्य के आधार पर कैसे क्षेत्राधिकार का डिसाइड किया जाए, रकम। धारा 7 लघुवाद न्यायालय के बारे में बात करती है। और अगला टॉपिक होगा हमारा न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। लेक्चर 4 में हम पढ़ाएंगे न्यायालयों का न्यायाधिकार। तो ये था न्यायालय का सपोर्ट। ये जरूरी है, हमें ये पता होना जरूरी है, नहीं तो हमें ये नहीं पता होगा कि हम अपील और रिवीजन कहां करेंगे। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट ये होता है, नीचे की कोर्ट का निर्णय उससे ऊपर वाली कोर्ट का अपील हो सकता है, और उससे ऊपर वाली कोर्ट का निर्णय उससे ऊपर वाली कोर्ट का निर्णय हो सकता है। तो ये सबऑर्डिनेशन को समझना जरूरी है, अदरवाइज अपील और रिवीजन कहां होंगे ये हमारी समझ में कभी नहीं आएगा। तो आज ये पहला चैप्टर था। अभी तक तो 2 बाकी डेफिनेशन के थे ना, अब चालू हुई है सीआरपीसी, अब धीरे धीरे आपको समझानी चालू करिए।